हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का पेज नंबर 23 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिया गया है। इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आगे मैं आपको यहाँ पर ये सब सारे क्वेश्चन समझाऊँ, इससे पहले यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया गया है। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेते हैं। दिया गया है कि वेयर एल्स डू वी यूज़ सुप्रीम पोजिशन टू कंपेयर। हम सुप्रीम पोजिशन का यूज़ कंपेयर करने के लिए कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। सुप्रीम पोजीशन का यूज़ कंपेयर करने के लिए, यानी कि कोई चीज़ छोटा है, कोई चीज़ मतलब कोई ऑब्जेक्ट छोटा है बड़ा है, उसको कंपेयर करने के लिए सुप्रीम पोजीशन का कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसका हम कई जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे कि इन कॉइन्स को भी कंपेयर करने के लिए हम सुप्रीम पोजीशन का ही यूज़ करते हैं। सुप्रीम पोजीशन में क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में दूसरे ऑब्जेक्ट को इस तरह से रख के देखते हैं कि कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे साफ हमें पता चल रहा है नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है ये बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है स्मॉलर है और ये लार्जर है। ठीक है, इसी प्रकार से और कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं। एक तो हमने यहाँ पर देखा कि कॉइन में हम यूज़ कर सकते हैं, सुप्रीम पोजीशन का यूज़ कॉइन में कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए। दूसरा हम और कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज़ हम लोग एंगल्स को भी मापने के लिए कर सकते हैं। एंगल्स का भी मेजरमेंट करने के लिए कौन सा बड़ा छोटा है, वहाँ पर भी सुप्रीम पोजीशन का यूज़ करते हैं। सर्कल्स को भी कंपेयर करने के लिए हम लोग सुप्रीम पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आपको अगर स्क्वायर अगर आपको मेजर करना हो कि कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा है, तो वहाँ पर भी हम सुप्रीम पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, लाइन सेगमेंट्स हो गया, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। सुप्रीम पोजीशन का यूज़ हम कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को भी कंपेयर करने के लिए। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 को समझते हैं। यहाँ से फिगर इट आउट के क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। एक हमें रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लेना है, जैसे यहाँ पर लिया गया है, और इसके बाद फोल्ड कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लिया, अब मुझे यहाँ पर फोल्ड करना है। तो सपोज़ कि मैंने इसको कुछ इस प्रकार से फोल्ड कर लिया, तो आपको भी इस तरह से करना है जैसे यहाँ पर भी करा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद अब लिखा हुआ है कि देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। जहाँ पर भी फोल्ड हुआ है वहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है। हो गया। सिमिलरली जैसे यहाँ पर भी फोल्ड हुआ था, तो यहाँ पर भी क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पर देखो एक लाइन हमने ड्रॉ करा। अब आगे क्वेश्चन है कि नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड्स ऑफ द पेपर। अब जहाँ पर भी ये फोल्ड हुआ है, यहाँ से आपको कंपेयर करना है। यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा, जैसे एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है, जैसे यहाँ पर एंगल बना, यहाँ पर एंगल बना, ठीक है, फिर यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। तो इन एंगल्स को कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा या बड़ा है। तो कंपेयर, एक तो आप सुप्रीम पोजीशन का, जैसे कि मैंने बताया, सुप्रीम पोजीशन का आप यूज़ कर सकते हो एंगल्स को भी मेजर करने के लिए, कौन सा छोटा या बड़ा है, एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल रख के। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, मुझे इसको पहले काटना पड़ेगा। अब काट लेंगे तो फिर मेरे पास यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ काटना सही तरीका नहीं होगा कि इसको काट के या सुप्रीम पोजीशन का यूज़ करके मैं यहाँ पर एंगल मेजर करूँ। तो यहाँ पर हमें देखना है कि किसका जो माउथ है ये ज़्यादा आपको बड़ा नज़र आ रहा है। जिसका माउथ ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा वही एंगल बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये वाली जो एंगल है, इसकी जो माउथ है ये ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है, और इसकी जो माउथ है ये छोटी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो एंगल है ये बड़ा होगा। सिमिलरली यहाँ पर इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को कंपेयर करें, तो यहाँ पर ये ज़्यादा बढ़िया है, ये छोटी है। एक चीज़ और नज़र आएगा कि ये वाली जो एंगल है ये वाले एंगल के इक्वल आएगा, और ये वाली जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और आगे के मतलब आगे आप पढ़ोगे, आगे के क्लासेस में या फिर आगे के चैप्टर्स में भी आप ये चीज़ पढ़ोगे कि अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल्स में ये दोनों जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये पैरेलल्स होते हैं, और ये जो लाइंस होती है, अगर दो पैरेलल लाइंस को ऐसे जो लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये एंगल बनती है ना, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होते हैं, ऐसे भी हमें पता है। इसी प्रकार से ये वाली एंगल और ये वाली एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगी। तो इस अनुसार हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इक्वल होगा और ये वाला इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ये इससे ये बड़ी है, ये वाली एंगल बड़ी है इससे, और इससे ये वाली बड़ी है, और दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल है।
ठीक है। मतलब तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल से बड़ी होगी। ठीक है। तो पहले हम जैसे कि यहाँ पर बोला गया था नेम लिखो, तो आपको क्या करना है, पहले ये वाली फिगर बनानी है। बनाने के बाद या तो आपको एक रेक्टेंगुलर पेपर लेना है और इसको पहले फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पर आप लोग को इसको ज्वाइन कर लेना, मतलब इसको इस तरह से फोल्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसको क्या करना है, कॉपी में चिपका देना, कॉपी में चिपका देना और इसके बाद यहाँ पर लाइंस स्केल से ड्रॉ कर देना इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेना जहाँ जहाँ पर भी इसका लाइंस होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं करूँगा। ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से रख के ऊपर में लाइन को ड्रॉ कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर रखा और मैंने यहाँ से ऐसे मैंने इस तरह से ऐसे लाइंस को ड्रॉ कर दिया। समझ में आ रहा है ना। और इसके बाद जब आप उसको चिपका कर लाइंस को ड्रॉ करोगे, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, तो जब आप चिपका के लाइंस को ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर इसको कुछ भी नाम ले लेना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसका नाम ए लिया, इसको मैंने बी ले लिया, इसको मैंने यहाँ सी ले लिया और इसको मैंने यहाँ पर डी ले लिया है, और इसका नाम मैंने यहाँ पर पी लिया और इसका मैंने यहाँ पर क्यू ले लिया। ठीक है, अब जो भी एंगल्स बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है उसको लिख लेना। इस फिगर को जरूर बना लेना। ठीक है ना, या चाहो दो तरीके से, या तो फिगर को बना लेना पेंसिल या पेन का यूज़ करके, या तो फिर इस तरह से पेपर एक रेक्टेंगल टाइप का काट कर इसको फोल्ड करके इसको चिपका कर बनाना, लेकिन बनाना ज़रूर। ठीक है ना। चलो, तो नेमिंग कर लेना। नेमिंग करने के बाद अब कंपेयर करना है कि कौन सा एंगल छोटा है कौन सा बड़ा आ रहा है। तो मैंने बताया ये एंगल बराबर आ रहा है। जो बराबर वाले एंगल से, जो इक्वल वाले एंगल से, उसको मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ कौन कौन से एंगल्स इक्वल थे। ये मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं 1 को बना रहा था, तो यहाँ पर मुझे नज़र आया कि जो एंगल ए पी क्यू है ये इक्वल है एंगल पी क्यू सी के। सिमिलरली मैंने यहाँ पर देखा कि एंगल बी पी क्यू जो था, एंगल बी पी क्यू जो था वो एंगल डी क्यू पी के इक्वल था। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, मैंने बस एंगल का नाम लिखा है। मैंने इस एंगल का नाम लिखा ए पी क्यू, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये पी क्यू सी के इक्वल है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा, ए पी क्यू सी के इक्वल है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर लिखा कि ये जो बी पी क्यू यानी ये वाली जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी डी क्यू पी के इक्वल है। वही चीज़ मैंने लिखा, बी पी क्यू डी क्यू पी के इक्वल है। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ से पता लगाया था कि ये एंगल और ये वाली जो एंगल है इससे बड़ी है। अब चूंकि हम यहाँ पर देख चुके हैं कि ए पी क्यू और ये जो पी क्यू सी है इक्वल है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये दोनों जो एंगल है ए पी क्यू, ठीक है, ये दोनों जो एंगल है, जो मेरा ये दोनों इक्वल एंगल्स था, ये दोनों जो एंगल्स है इन दोनों एंगल से बड़ा है। ये दोनों जो एंगल है इन दोनों एंगल से बड़ा है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू सी इज लार्जर देन एंगल बी पी क्यू एंड एंगल डी क्यू पी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों जो एंगल है, यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखा कि ये दोनों जो एंगल है इन दोनों एंगल से बड़ा है। ठीक है, समझ में आया। तो बस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस को समझेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इन ईच केस, हर एक केस में बताना है। ठीक है, डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। कौन सा एंगल बड़ा है और क्यों है, यहाँ पर हमें यही बताना है। कौन सा एंगल बड़ा है और क्यों बड़ा है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एंगल ए ओ बी, ये वाली जो एंगल है ए ओ बी, इसमें कई सारे एंगल्स आ रहे हैं। एंगल ए ओ बी में ये वाला भी एंगल आ रहा है, ये वाला भी एंगल आ रहा है और ये वाला भी एंगल आ रहा है, जबकि एंगल एक्स ओ वाई में सिर्फ ये वाली एंगल आ रही है, और ए ओ बी में एक्स वाई ओ ऑलरेडी आ जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कहेंगे ना कि एंगल ए ओ बी बड़ा है, ग्रेटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे पहले लिखूँगा कि सिंस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, एंगल ए ओ बी में 3 एंगल आ रहा था, कौन कौन सा, तो एक तो मेरा आ रहा था एंगल ए ओ एक्स, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल ए ओ एक्स
प्लस एंगल एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई प्लस एंगल यहाँ पर देख लो, ये वाला एंगल था बी ओ वाई या फिर वाई ओ बी भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। ठीक है, एंगल बी ओ वाई लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एंगल ए ओ बी में ये तीनों एंगल आ रहा है, मतलब तीनों एंगल को प्लस करने के बाद ये एंगल आ रही है। और एंगल एक्स ओ बी जो है, सॉरी एंगल एक्स ओ वाई जो है, एंगल एक्स ओ वाई जो है, एंगल एक्स वाई ओ जो है, ये ऑलरेडी इस एंगल में ऑलरेडी शामिल है। तो अब बताओ कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है यही बड़ा होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना, और इसमें दो एंगल और ऐड हुए हैं। तो चूंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एंगल इसमें ऑलरेडी आ जा रहा है, सो हम सिंस बोल सकते हैं कि अगर एंगल ए ओ बी इन तीनों का प्लस करने के बाद आ रहा है, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको मत लिखना, ये मैंने समझाने के लिए बताया था। देयरफॉर लिख लेना कि एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ वाई। ठीक है, हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका इसी का देखते हैं, ये ए नंबर था। ठीक है, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 2 का ए, अब 2 का बी नीचे समझेंगे। ठीक है, बी नंबर को, इसको देखो यहाँ पर अब दिया हुआ है, देखो एंगल ए ओ बी, फिर से ये वाली एंगल है, या फिर बोल रहा है कि एंगल बी ओ एक्स कहाँ है? यहाँ पर बी ओ एक्स, यहाँ पर ये दोनों एंगल आ रहा है, ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पर भी हम फिर से बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी में ये तीनों एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। जबकि एंगल बी ओ एक्स में केवल ये दोनों ही एंगल आ रहा है, और इस एंगल में तो ये दोनों एंगल ऑलरेडी आ जा रहा है। तो हम फिर से कहेंगे कि एंगल ए ओ बी ग्रेटर है। तो फिर से यहाँ पर एक बार और लिख सकते हो कि सिंस एंगल ए ओ बी इक्वल टू, फिर से जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना, एक बार फिर से लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो लिखा था सेम एक बार फिर से लिख लेना, एंगल ए ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ वाई प्लस एंगल बी ओ वाई, ये तो एक बार फिर से लिख लेना। और एक यहाँ पर एंगल एक्स ओ बी जो दिया गया है, एंगल एक्स ओ बी जो दिया गया है, ठीक है, मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ एंगल एक्स ओ बी। तो एंगल एक्स ओ बी में दो एंगल मेरा आएगा, यहाँ पर ध्यान समझना, एंगल एक्स ओ बी में दो एंगल आएगा, एक्स ओ वाई और बी ओ वाई। तो मैं यहाँ पर इन दोनों एंगल को ले लेता हूँ। ठीक है, एंगल एक्स ओ वाई प्लस एंगल बी ओ वाई। ठीक है, अब हम देख यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर अगर करें, तो एक्स ओ वाई देखो यहाँ पर ये दोनों मिल गया, बी ओ वाई यहाँ पर मिल गया, जबकि ये वाली जो एंगल है इसमें एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा एंगल इसमें ऐड है, यानी हम फिर से बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो है इससे ग्रेटर होगा। तो देयरफॉर हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ बी। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, इसका मतलब सी नंबर को यहाँ पर समझते हैं। अब सी नंबर में यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एंगल एक्स ओ बी, देखो एक्स ओ बी यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आएगा, और यहाँ पर है एक्स ओ सी यानी कि देखो एक्स ओ बी ये दोनों एंगल इसमें भी आ रहा है, और एक्स ओ सी इसमें भी ये दोनों एंगल आ रहा है। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन है? तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं नन लिख दूंगा, पहले नन ऑफ देम आर ग्रेटर। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इनमें से कोई सा भी ग्रेटर नहीं है। तो ग्रेटर नहीं है तो क्या है, दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि इसमें दोनों ही, चाहे एक्स ओ बी लो चाहे एक्स ओ सी लो, इसमें दोनों ही में ये दोनों एंगल ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि बोथ आर इक्वल। ठीक है, दोनों इक्वल है, यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एंगल एक्स ओ बी इक्वल है एंगल एक्स ओ सी से। अगर रीज़न लिखना है, एक मिनट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा रुक जाओ,
ठीक है। अगर रीज़न लिखना है कि क्यों क्यों भाई ऐसा क्यों है, तो अगर रीज़न लिखना है तो रीज़न में आप बिकाउज में यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से, बिकाउज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सो एक्सो इस एंगल में और इस एंगल में, दोनों एंगल में जो एक्सओ है ये कॉमन है। बिकाउज लिख लेना कि रे एक्सओ कॉमन इन बोथ एंगल्स। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि एक्सओ जो है इन दोनों एंगल्स में कॉमन है, और ओ बी, ये जो ओ बी है इसी को प्रोड्यूस करके ओ सी बनाया गया है। एंड यहाँ पर लिख लेना एंड ओ बी इज प्रोड्यूस्ड टू ओ सी। ठीक है, ओ बी जो है उसी लाइन में प्रोड्यूस्ड करके ओ सी तक गया हुआ है। सो देयरफॉर हम लोग लिख लेंगे कि एंगल एक्स ओ बी जो है इक्वल है एंगल एक्स ओ सी के। तो भाई इस तरह से थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस हम लोग कुछ भी ये इक्वल कर दिए तो काम हो गया, नहीं। आपसे प्रॉपर रीज़न पूछा गया है कि वाई ग्रेटर है तो क्यों है बताओ। ठीक है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। दिया गया है कि विच एंगल इज़ ग्रेटर, अब बताना है कि कौन सा एंगल ग्रेटर है, एंगल एक्स ओ वाई ग्रेटर है कि एंगल ए ओ बी ग्रेटर है। अब अगर एंगल एक्स ओ वाई देखो तो ये बड़ा वाला एंगल ये वाला एंगल आ रहा है, और एंगल ए ओ बी जो है ये वाली एंगल आ रही है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो तो इस वाले एंगल में भी और इस वाले एंगल में, इन दोनों एंगल में ये वाला जो एरिया है ये वाला कॉमन आ रहा है, ये वाली एरिया कॉमन आ रही है। देखो ध्यान से, ये वाली एरिया कॉमन आ रही है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये कॉमन आ रहा है। इस एंगल में भी ये एंगल आ जा रहा है, और इस वाले एंगल में भी, इस वाले एंगल में भी ये वाला एंगल आ जा रहा है। तो सिंपली अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ये वाली एंगल बड़ी है कि ये वाली एंगल बड़ी है, तो आप बहुत ही ईजिली बता सकते हो कि भैया एंगल एक्स ओ ए बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसकी माउथ बड़ी है, इसकी माउथ छोटी है। ठीक है, आप सुप्रीम पोजीशन का भी यूज़ करके अगर इसको बनाना चाहो तो भी आप देख पाओगे कि ये एंगल इसके ऊपर आ जाएगी। तो सिंपली हमें बहुत सिंपली पता चल चुका है कि एक्स ओ वाई जो है वो ग्रेटर होगा एंगल ए ओ बी के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा पेज में, चलो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक है ना, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये एंगल एक्स ओ वाई ग्रेटर है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एंगल एक्स ओ वाई इज़ ग्रेटर। ठीक है, एंगल एक्स ओ वाई जो है ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी से। अच्छा, रीज़न भी देना है क्यों, तो यहाँ पर रीज़न में आप डाल सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि अगर मैं ओ एक्स को अगर मूव करूँ, ओ एक्स अगर मैं ये जो रे है ओ एक्स में ओ वाई रे को अगर मैं ऐसे करके टर्न करूँ, ऐसे अगर मैं टर्न करूँ, ऐसे करके टर्न करके मूव करूँ, तो इसका जो टर्न होगा एंगल ए ओ बी के टर्न से बड़ी होगी। एक्स ओ वाई का जो टर्न होगा वो ए ओ बी के टर्न से बड़ी होगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सिंस नहीं लिखना, सिंस नहीं, बिकॉज, क्योंकि ये हमें रीज़न पूछा था, रीज़न, तो रीज़न तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर बिकॉज लिख लेना, टू मूव फ्रॉम ओ एक्स टू ओ वाई you have to turn much more than you do from OA to OB। ठीक है, कहने का मतलब है कि OX से OY का जो भी जब आप टर्न करो, OX से OY तक जब आप टर्न करोगे तो ये ज़्यादा टर्न होगा जब आप OA से OB तक में टर्न करोगे। तो दैट्स वाई एक्स ओ वाई, देयरफॉर यहाँ पर लिख लेना कि एंगल एक्स ओ वाई जो है ये ग्रेटर है एंगल ए ओ बी के, बस। ठीक है, ख़त्म हो गया। तो बस ये 3 क्वेश्चन थे, ख़त्म, इसको मैंने करवा दिया है। बाकी आगे के वीडियोस में इसके बाद के भी फिगर इट आउट के क्वेश्चन को समझेंगे या चैप्टर को समझेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। थैंक यू, बाय बाय।